अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं आपको फिर से वेलकम करता हूँ। आज हम थर्मोडायनेमिक्स का 14th वीडियो लेक्चर स्टार्ट करेंगे और आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है अबाउट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। लेकिन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन समझने के लिए फ़िलहाल हम एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में थोड़ा जानेंगे और उसके बाद जो है हम अपना डिस्कशन जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। देखिए, so far as the types of chemical reactions are concerned, we have basically two types. One is exothermic reaction, और दूसरी कैटेगरी जो है वो है एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखिए, इसको जल्दी जल्दी अंडरस्टैंड करेंगे। वैसे भी ये चीज़ें बहुत सिंपल है, आपने पढ़ी होगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती है जिनमें, मैं यहाँ पे पॉइंट्स में लिखूंगा, जिनमें हीट का जो है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट जो है उसका एग्जिट होता है। यानी कि हीट जो है प्यारे बच्चों वो इवॉल्व होती है, मतलब क्या है, मतलब अगर हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है, मान लो मैं लिखूंगा यहाँ पे रिएक्टेंट्स, और रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं और प्रोडक्ट्स देते हैं, ठीक है ना। तो इस रिएक्शन के दौरान हीट एनर्जी का एग्जिट होता है, यानी कि हीट एनर्जी इवॉल्व होती है। और जब हीट एनर्जी इवॉल्व होती है ना प्यारे बच्चों, वो प्रोडक्ट्स के साइड हम लिखते हैं ऐसे, हीट एनर्जी। चलो मैं सीधे हीट लिखा, इसका मतलब है हीट एनर्जी जो है वो इवॉल्व हुई है। इवॉल्व जब हुई है तो वो हम जनरली प्रोडक्ट साइड्स के से लिखते हैं। मतलब क्या है, मानो मेरे पास एक रिएक्शन है, मैं लिखूंगा A प्लस बी, ये रिएक्टेंट्स है, इन्होंने कंबाइन करके दिया C प्लस डी, और C प्लस डी हमारे प्रोडक्ट्स है। सिंस रिएक्शन के दौरान हीट एनर्जी बाहर निकली तो वहां पे लिखा जाता है फॉर एग्जांपल प्लस क्यू। तो यहाँ पे कुछ एनर्जी जो है वो बाहर निकली, या चलो मैं मान लेता हूं इस रिएक्शन के लिए जो हीट एनर्जी बाहर निकली वो निकली फॉर एग्जांपल 10 जूल्स या 10 किलो जूल्स पर मोल। मैं ऐसे लिखूंगा 10 किलो जूल्स पर मोल। 10 का वैल्यू क्या है, यहाँ पे यहाँ प्लस है, इसका मतलब है हीट एनर्जी Q का वैल्यू जो है वैसे दिया जाता है, Q इज इक्वल टू प्लस 10 किलो जूल्स पर मोल। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना ये चाहता हूं, दैट इसका मतलब ये है दैट हीट का एवोल्यूशन हुआ है, यानी कि हीट बाहर निकली है। सिस्टम में जो पहले हीट एनर्जी थी, मान लो पहले एनर्जी जो थी मान लो 100 किलो जूल्स पर मोल थी, 100 थी, 100 में से 10 बाहर निकली तो बची कितनी, इसका मतलब है बची 80, बिकॉज 10 तो बाहर निकली। इसका मतलब है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के दौरान एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स जो होती है प्यारे बच्चों वो कम होती है देन द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। यहाँ पे याद रखिए, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में क्या है, मैं ऐसे लिखूंगा दैट एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स जो होती है वो लेस होती है देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। बात समझ आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ दैट रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज्यादा थी और जब प्रोडक्ट्स बने उनकी एनर्जी कम थी, और जितना एनर्जी का ये फर्क हुआ फ्रॉम 100 टू 80, तो बाकी 10 कहाँ गई, 100 है ना यहाँ पे 80 सॉरी, तो यहाँ पे मान लो 20 किलो जूल्स बाहर निकली, मैंने 80 लिखी ना, तो मान लो 20 किलो जूल्स बाहर निकली, तो इसका मतलब है एनर्जी का एग्जिट हुआ है। तो इसका मतलब है एनर्जी जो निकली है वो बाहर निकली है। तो सिस्टम की एनर्जी क्या रहेगी, देखो अगर इसमें 100 थी पहले सिस्टम में, तो रिएक्शन की वजह से अब तो उसमें 80 ही रह गई, 20 तो बाहर हो गई, एग्जिट हो गई, और ये जो एनर्जी बाहर निकलेगी ना, ये आप फील कर सकते हो, वी कैन फील दैट। इसीलिए हम कहते हैं दैट एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो है उसकी वजह से एनर्जी बाहर निकलती है, और अगर आप कंटेनर को टच करना चाहोगे वहां से वो एनर्जी आपको फील भी हो जाएगी। तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स is less than the energy of reactors in the case of exothermic reactions। पहली बात ये आपने समझी। अब आप कहोगे सर पहले जो सिस्टम था उसकी एनर्जी 100 थी, सिस्टम जब आगे बढ़ा, रिएक्शन जब हुई तो एनर्जी कम हो गई। ये एनर्जी किसकी कम हो गई, ये एनर्जी सिस्टम की कम हुई। तो थर्मोडायनेमिक कन्वेंशन के हिसाब से हम उसको लिखते हैं डेल्टा H इज इक्वल टू नेगेटिव, हम नेगेटिव में लिखते हैं। और इस प्रोसेस के लिए अगर आपको थर्मोडायनेमिक कन्वेंशन इस्तेमाल करना है तो हम इसी के लिए लिखेंगे डेल्टा H इज इक्वल टू -20 किलो जूल्स पर मोल। इस चीज को प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये बात समझो। यहां पे अगर आप इन टर्म्स ऑफ हीट लिखते हो तो हीट हमें प्रोडक्ट साइड लिखना पड़ता है,
और वो पॉजिटिव में लिखना पड़ता है कि हीट एनर्जी बाहर निकली। लेकिन अगर आप थर्मोडायनेमिक कन्वेंशन के हिसाब से एंथैल्पी चेंज लिखते हो, यानी कि टोटल हीट कंटेंट में कितना चेंज हुआ कि सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज हुई बिकॉज कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर निकली, इसीलिए वहां पे वही वैल्यू वही होगा, लेकिन नेगेटिव साइन हमें बताता है कि उस सिस्टम की एनर्जी कम हो गई। क्लियर हो रहा है ना? मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक सिंपल सा एक ग्राफ प्लॉट करूं, यहां पे देखिए, अगर आप इस ग्राफ में देखोगे, ये मानूंगा मैं रिएक्शन प्रोग्रेस, यानी कि रिएक्शन जो है वो आगे बढ़ रही है। देखिए रिएक्शन प्रोग्रेस टाइम के साथ आगे बढ़ रही है, और मान लो ये एक्सिस में एनर्जी लेता। आप खुद बताइए मुझे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज्यादा है या प्रोडक्ट्स की? ज्यादा तो रिएक्टेंट्स की है, प्रोडक्ट जो बन रहे हैं उनकी एनर्जी जो है कम है, मान लो 80 है। तो आप देखोगे ये अगर मान लो रिएक्टेंट्स है और यहाँ पे मान लो प्रोडक्ट्स है, तो ग्राफ कुछ यूं आता है ऐसे, ये आपने थोड़ा पढ़ा भी होगा। और ये जो हम्प यहाँ पे आता है ना, ये आप काइनेटिक्स में भी पढ़ोगे या थोड़ा अगर आपने पढ़ा होगा, इसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर, यानी कि हर रिएक्शन को होने के लिए एक बैरियर क्रॉस करना पड़ता है, इसको कहते हैं एनर्जी बैरियर। और जितनी एनर्जी अब रिएक्टेंट्स को चाहिए इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए, उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। कहने का क्या मतलब है, यहां पे किन की एनर्जी होगी, ए प्लस बी जो क्या आपके रिएक्टेंट्स है, और जो प्रोडक्ट्स बने वो क्या है, सी प्लस डी। अब जाहिर सी बात है, आप देखोगे रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट्स की कम है। तो ये ग्राफ जो है, दिस ग्राफ इज फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहने का मतलब यही है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, और वो जो रिलीज होती है वो क्यू की फॉर्म में भी दिखा सकते हो, क्यू इज इक्वल टू दिस, यानी कि हीट एनर्जी रिलीज हुई है। और एक्सोथर्मिक के केस में वो प्रोडक्ट्स के साइड लिखी जाती है। लेकिन अगर आप इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक कन्वेंशन डेल्टा एच दिखाएंगे, उतनी ही एनर्जी बेसिकली सिस्टम की डिक्रीज होती है, तो इसके लिए हम नेगेटिव साइन। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी कहा दैट डेल्टा एच फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज इक्वल टू नेगेटिव। जरा यहां पे आइए, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में हम क्या करते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट का एंटर होता है, यानी कि हीट जो है वो एंटर हो जाती है, यानी कि हीट एब्जॉर्ब होती है, यानी कि तब तक रिएक्शन नहीं होगी जब तक हीट सिस्टम के अंदर नहीं चलेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वहां पर ये तरीका लिखने का है, यानी कि रिएक्टेंट्स जो होते हैं जब तक वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करते, हम लिखते हैं प्लस हीट, तब जाके वो प्रोडक्ट्स देते हैं। तो अब आप यहाँ पे बता दीजिए, ये जो हीट आपने रिएक्टेंट्स को दी, वो तो अब रिएक्टेंट्स रहे नहीं, वो क्या बने, वो तो प्रोडक्ट्स बने। इसका मतलब है वो हीट एनर्जी प्रोडक्ट्स में स्टोर रहती है। ध्यान दे यहाँ पे, मान लो यहाँ पे मैं फिर से कहूंगा रिएक्टेंट्स की एनर्जी 100 थी, और जो आपने हीट सप्लाई की मान लो वो 20 है, ठीक है ना? तो प्रोडक्ट्स जो बने उसकी एनर्जी कितनी होगी, बिकॉज बाहर तो कुछ जा नहीं रही है, तो सारी अंडर हो रही है, तो इसका मतलब है प्रोडक्ट्स की एनर्जी 120 होगी। तो बताओ एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में एनर्जी जो प्रोडक्ट्स की होती है वो ग्रेटर देन होती है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। इन चीजों को ध्यान में रखो, एनर्जी के बजाय मैं हीट एनर्जी भी लिख सकता हूं, ठीक है ना? तो अब देखिए खुद ही, अगर मैं यहाँ पे हीट जो मैंने लिखी, अगर मैंने जो यहाँ पे हीट लिखी वो तो मैंने प्लस के हिसाब से लिखी, अगर मैं यही प्रोडक्ट्स के साइड लिखूंगा तो ये माइनस में चली जाएगी। लेकिन अगर मैं थर्मोडायनेमिक कन्वेंशन डेल्टा एच की बात करूंगा, डेल्टा एच की बात करूंगा, तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा सर सिस्टम की जो पहले एनर्जी थी उसमें आपने एडिशन ऑफ एनर्जी कर दिया, तो उसकी वजह से उसकी एनर्जी इंक्रीज हो गई, यानी कि एंथैल्पी में इंक्रीमेंट आ गया। तो बताइए खुद ही एंथैल्पी का वैल्यू क्या आएगा, वो तो पॉजिटिव आएगा ना। बात समझ आ रही है? इसीलिए हम लिखते हैं डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव आता है फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शंस। मतलब अगर आप इस केस में कहोगे तो बताओ कितना डेल्टा एच में कितना चेंज आया, पहले कितना था 100, बाद में कितना आया 120, तो चेंज निकालिए 120 माइनस 100, तो यहां पे भी निकला प्लस 20 किलो जूल्स पर मोल। व्हाट आई वांट टू से इज दैट फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव आता है, और वो इसलिए नेगेटिव आता है बिकॉज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट जो होती है वो कम होती है देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। निकालिए ना खुद ही, सर एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स बताइए कितनी है, सर 120 किलो जूल्स पर मोल। बताइए रिएक्टेंट्स की कितनी है, सर 100। तो बताओ 120 माइनस 100 कितना होगा, आ गया ना 20, यूनिट डाल दो किलो जूल्स पर मोल। यहाँ पे आ जाओ, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स कितनी थी सर 80, ओके। हाँ, हम एनर्जी जो रिएक्शन निकालते हैं वो हम ऐसे निकालते हैं ईपी माइनस ई आर, वो मैं थोड़ी देर में बाद में बताऊंगा वो। तो वही मैंने किया ईपी माइनस ई आर, तो यहाँ पे भी आप ईपी माइनस ई आर कर सकते हो,
EP final minus ER that is initial, तो it will be 80 minus 100, तो यहाँ पे भी कितना आएगा -20, वही तो निकला था। सिंपली आप याद रखेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा H का साइन, यही कन्वेंशन ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, नेगेटिव होता है, और एंडोथर्मिक के केस में डेल्टा H का वैल्यू पॉजिटिव होता है। मेरे ख्याल से बॉर्डर पे जंग छिड़ गई, ठीक है, वैसे भी यहाँ हालात ठीक नहीं है। एनीवेज, अगर हम मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, देखिए अगर मैं ग्राफ यहाँ पे प्लॉट करूंगा इसका, तो वो कैसे होगा, अब जाहिर सी बात है, ये तो मान लीजिए आप एनर्जी एक्सिस, और ये मान लो रिएक्शन प्रोग्रेस, रिएक्शन कोऑर्डिनेट यहाँ से हो रही है। बताइए आप ही यहाँ पे एनर्जी किन की ज्यादा है, रिएक्टेंट्स की कि प्रोडक्ट्स की? देखिए यहाँ तो प्रोडक्ट्स की ज्यादा है, इसका मतलब है ग्राफ कुछ ऐसा आएगा आपका। यहाँ पे मान लो आपके रिएक्टेंट्स है A प्लस बी फॉर एग्जाम्पल, और मान लो प्रोडक्ट C प्लस डी आपकी यहाँ है, मान लो ऐसा है, तो ग्राफ क्यों आएगा, ग्राफ ऐसा आएगा। तो ये वाला ग्राफ आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए है। तो एक्सोथर्मिक ग्राफ का आपका ये आता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए आपको ग्राफ यूं आता है, ठीक है ना। अब आपके कहने का मतलब है सर क्या रिएक्शन होगी या नहीं होगी, वो खाली प्यारे बच्चों एंथैल्पी चेंज पर डिपेंड नहीं करता। देखिए मैं इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊंगा, एज पर एनर्जी क्राइटेरिया एवरी सिस्टम इन द यूनिवर्स वांट्स टू डिक्रीज इट्स एनर्जी, यानी कि वो अपनी एनर्जी कम करना चाहता है। इसका मतलब ये हुआ कम एनर्जी किस में होती है, वो तो एक्सोथर्मिक में होती है, बिकॉज एनर्जी रिलीज होती है। तो आपके हिसाब से फिर खाली रिएक्शन जो होनी चाहिए वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होनी चाहिए, यानी कि जिन रिएक्शंस का डेल्टा H का वैल्यू नेगेटिव आएगा वही रिएक्शन फीजिबल होनी चाहिए। एंडोथर्मिक रिएक्शन तो होनी नहीं चाहिए फिर, लेकिन आप नेचर में देखोगे एंडोथर्मिक रिएक्शन भी हो रही है। इसका क्या मतलब हुआ, आप खाली एंथैल्पी चेंज से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी। उसके लिए आपको एक और क्वांटिटी जो है वो डिस्कस करनी पड़ेगी, जिसको हम कहते हैं एंट्रोपी। तो वहां पे आप एंट्रोपी चेंज निकालते हैं, और हम कहते हैं वहां पे, मैं पहले ही बता के रखता हूं थोड़ा, फिर हम डिस्कस करेंगे। हम ये बताते हैं कि जिस सिस्टम के लिए एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव हो वो रिएक्शन भी फेवरेबल होती है, प्रोसीड होती है। फिर हम वहां पे कुछ एग्जांपल्स लेके ये देखते हैं दैट देयर आर सर्टेन रिएक्शंस जिनका डेल्टा एस का वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव होना तो चाहिए था पॉजिटिव, लेकिन नेगेटिव है, लेकिन सटल वो रिएक्शंस होती है। एंड दैट्स व्हाई हमें फिर एक और थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी डिस्कस करनी पड़ती है, जिसको हम कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। एंड व्हेन वी डिस्कस चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, वहां पे हम डेल्टा जी डिस्कस करते हैं। तो धीरे धीरे आप ये चीजें सीखेंगे। फिलहाल मैंने आपको समझाया कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव होता है, और एंडोथर्मिक रिएक्शंस में डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव होता है। ठीक है, यहां तक समझ आ गया आपको? अब बात समझिए, यहाँ पे जो मेरा टॉपिक है बेसिकली आज का, वो है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होता क्या है। तो मैं आपको बताता हूं ये क्या होता है। देखो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होता क्या है, मैं पहले यहां पे लिखूंगा, थोड़ा डेफिनेशन लिखूंगा मैं। डेफिनेशन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इसको हीट ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं, बिकॉज एंथैल्पी मीन्स टोटल हीट कंटेंट। द एंथैल्पी चेंज, बात समझिए मैं क्या लिख रहा हूं। द एंथैल्पी चेंज, the enthalpy change that occurs during the reaction when reactants react to form products। देखिए कितना सिंपल है। मैंने क्या कहा, एंथैल्पी चेंज जो होगी तब जब रिएक्शन होगी, यानी कि जब रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट्स बनाएंगे, उस टाइम जितनी भी एंथैल्पी का चेंज होगा उसी को हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। उसी को हम प्यारे बच्चों कहते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के लिए सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है, तो मैं ऐसे लिखूंगा दैट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की जो सिंबल है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के लिए जो हम सिंबल है यूजुअली वो HR रिप्रेजेंट करते हैं। HR मींस एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अगर आप निकालेंगे, सिंस वी आर नॉट कंसर्न एग्जैक्टली विद द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, वी आर कंसर्न विद द चेंज इन द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, तो हम लिखते हैं, या अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो हम ऐसे लिखते हैं HR मींस एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन
इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। ये बात हमेशा याद रखना, इस बात को कभी आप भूलना नहीं, that enthalpy of a reaction is always equal to enthalpy of products minus enthalpy of reactants। और अगर आप ऐसा भी लिखना चाहोगे सर चेंज इन द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, तो हम ऐसे लिखते हैं डेल्टा एच आर मीन्स चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। तो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को थोड़ा आप स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कीजिए, बिकॉज कैपिटल आर के लिए मैंने रिएक्टेंट्स लिखे हैं, तो यहाँ पे आप स्मॉल आर लिख लीजिए। देखिए ये सिंपल है, सिंपल तरीका है। अब इसका क्या मतलब है, देखो ये आपको कैसे समझ आएगा। मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है जिसमें क्या हो रहा है, मान लो मीथेन गैस है CH4, ये रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, H2O वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, लिक्विड है, ठीक है। और यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे रिएक्शन जो हो रही है, यहां पे बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और मान लो या चलो मैंने वाटर लिख लिया, यहाँ पे आप ऑक्सीजन ले लो, बिकॉज आप इसकी ऑक्सीडेशन करवा रहे हो। बेसिकली ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में आपने ऑक्सीडेशन करवाया, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन जब होगा कार्बन डाइऑक्साइड में जाएगा, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा तो वो वाटर में चला जाएगा, तो H2O बन गया यहाँ पे लिक्विड। देखिए ये है क्या, एक रिएक्शन है। मैंने क्या कहा अभी आपको, एंथैल्पी चेंज जो होगा ड्यूरिंग द रिएक्शन व्हेन रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। फिर से समझो, रिएक्टेंट्स है, रिएक्टेंट्स क्या हो रही है, रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं आपको, बताओ मुझे इस रिएक्शन के दौरान मैं कहूंगा बताओ हीट ऑफ रिएक्शन क्या है या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स कितना है, आप कहोगे HR। मैं कहूंगा बताओ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स कितना है, आप कहोगे HP। मैं कहूंगा बताओ जब रिएक्टेंट्स रिएक्ट होके प्रोडक्ट जब इन्होंने बनाया तो बताओ चेंज इन द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितना हुआ, तो हम चलो उसको सीधे लिखते हैं डेल्टा H चेंज इन द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे लिखते हैं। तो ये वाला जरूरी नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, दैट्स नॉट अ बिग डील, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो मैं कहूंगा चेंज इन द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, चेंज को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे, एंथैल्पी के लिए सिंबल H है, और रिएक्शन के लिए मैंने सबस्क्रिप्ट R डाला। किसके बराबर होगा सर, वो होगा एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स फाइनल माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स क्या है, ये रिएक्शन। देखिए यही मैंने यहाँ पे लिखा, जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बनाते हैं, यानी कि केमिकल प्रोसेस हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उस टाइम रिएक्शन के दौरान कितना हीट का चेंज आता है, टोटल एंथैल्पी का कितना चेंज आ रहा है, उसी को हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। सबको समझ आया। अब ये जो मैंने है आपको एक एग्जांपल के तौर पे सिखाने के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल दी। मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा मीथेन है गैस और ऑक्सीजन है, ये तो मिल रहे हैं तो इसलिए रिएक्टेंट्स है। ये तो क्या है प्यारा बच्चों, ये रिएक्टेंट्स है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रिएक्टेंट्स है। ये क्या कर रहे हैं, कंबाइन होकर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। और प्रोडक्ट आपका क्या क्या है सर, प्रोडक्ट हमारा एक तो कार्बन डाइऑक्साइड है, दूसरा वाटर है। सबको क्लियर हो गया यहाँ तक, किसी को दिक्कत तो नहीं है। अब मैं क्या कहूंगा, मैं बताऊंगा बताओ मुझे यहाँ पे चलो पहले एक काम करते हैं, पहले इनकी एंथैल्पीज लिखते हैं। बताओ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा, मैं लिखूंगा एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट HR जो होगा वो किस किस के बराबर होगा, एक तो होगा मीथेन की एंथैल्पी के रिलेटेड, तो मैं ऐसे लिखूंगा H ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब वो गैस फॉर्म में है, वो लिखना जरूरी नहीं है, दैट इज अंडरस्टूड, ठीक है ना। और यहाँ पे सिंस सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, मीथेन है यहाँ पे, सॉरी, तो मैं लिखूंगा एंथैल्पी ऑफ मीथेन, गैस लिखना जरूरी नहीं है। और सिंस यहाँ पे मोल 1 ही है तो 1 जो है यहाँ पे 1 आएगा, तो चलो हम लिखेंगे नहीं, 1 का मतलब है कि कुछ नहीं है तो 1 ही है। प्लस पहले इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, यहाँ पे कार्बन एक ओके, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 4, यहाँ पे 2 तो 2 डाल दो, उसकी वजह से ऑक्सीजन बन गई 2 और 2 4, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 डाल दो। अब रिएक्शन बैलेंस हुई, तो हीट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए पहले आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लेनी पड़ेगी, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, पहले मैंने लिखा एंथैल्पी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स क्या क्या है, एक तो CH4 है प्लस और एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन है, लेकिन सिंस यहाँ पे 2 मोल्स है ना तो आपको लिखने पड़ेंगे ट्वाइस H। 2 फार्मूला का है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स, H रिप्रेजेंट्स द एंथैल्पी, और ब्रैकेट में हम यहाँ पे लिखेंगे ऑक्सीजन लाइक दिस।
तो ये दो का सम जो आपने लिया, दिस इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। जरा मुझे प्रोडक्ट्स का बताइए, मैं लिखूंगा HP, बताओ मुझे कितना टोटल है। तो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट आप देखोगे, पहला कार्बन डाइऑक्साइड है, मैं लिखूंगा HCO2, गैस लिखना जरूरी नहीं है, अंडरस्टूड है, प्लस प्लस, तो इसका कितना है, पहले फॉर्मूला का 2 आएगा, उसके बाद एंथैल्पी का H आएगा, और उसके बाद आएगा वाटर H2O, लिक्विड में है, लिखना जरूरी नहीं है। अब हम क्या कहेंगे आपको, बताओ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगा, या बेटर टू का कॉल चेंज इन द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगा, वो होगा एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। तो बताइए क्या होगा, वो मैं यहां पे लिखूंगा, देयरफॉर फॉर दिस रिएक्शन व्हाट विल बी द एंथैल्पी ऑफ चेंज इन द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, मैं लिखूंगा डेल्टा RH। व्हाट इज डेल्टा RH, चेंज इन द एंथैल्पी फॉर दिस रिएक्शन, किसके बराबर होगा सर, वो होता है बराबर HP मींस एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो मैंने यहाँ पे रिएक्शन लिखी ना, ये इसको आप हमेशा के लिए याद रखो ही, जब भी आपको एक रिएक्शन के लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना हो, बेटर टू कॉल चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना हो, तो हमें लेना है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स कितनी है टोटल, उसको माइनस करना है एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। लेकिन बात याद रखें, आप जो केमिकल रिएक्शन देखोगे वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए। तो बताओ डेल्टा HR किसके बराबर आएगा, क्या मैं लिख सकता हूं, देयरफॉर डेल्टा RH विल बी इक्विवेलेंट टू, बताओ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स किसके बराबर है, क्या मैं लिख सकता हूं H ऑफ, शाबाश, क्या आएगा पहले CO2 प्लस, उसके बाद ट्वाइस ऑफ H ऑफ क्या है, दैट इज वाटर H2O, ये है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स। तो इसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट लॉन्ग में ऐसे रखूंगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद माइनस है, माइनस, तो मैं लिखा माइनस। बताओ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स क्या है इस रिएक्शन के लिए, तो मैं लिखूंगा, ब्रैकेट करेंगे स्टार्ट फिर से, ब्रैकेट करेंगे स्टार्ट फिर से, तो क्या आएगा, देखिए क्या आएगा प्यारे बच्चों, ये माइनस है यहाँ पे, तो आएगा एंथैल्पी ऑफ मीथेन आएगा पहले, सो H ऑफ CH4 प्लस, और एक है ना दैट इज ऑक्सीजन, तो उसका आएगा ट्वाइस ऑफ H ऑफ O2। यहाँ पे आप ब्रैकेट क्लोज कर दोगे, तो इसका जो भी वैल्यू होगा, जो भी आपको गिवन वैल्यूज दिए होंगे, आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, और वहां पे आपका एंथैल्पी, बेटर राइट, चेंज इन द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकलेगा। तो फॉर एनी रिएक्शन, अगर कोई भी जनरल रिएक्शन है, देखो अगर आप कोई भी जनरल रिएक्शन है, उस जनरल रिएक्शन के लिए क्या मैं लिख सकता हूं, मैं ऐसे लिखूंगा, देखो फॉर एनी जनरल रिएक्शन, फॉर एनी जनरल रिएक्शन क्या मैं लिख सकता हूं, डेल्टा RH, व्हाट इज डेल्टा RH, चेंज इन द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्विवेलेंट टू समेशन ऑफ I, ऐसे, ये आपकी बुक पे भी लिखा है, एनसीईआरटी पे आप चेक कर सकते हो, AI H, व्हाट इज दिस AI H, आई यहाँ पे प्रोडक्ट्स है, या आई लिखना भी नहीं चाहोगे तो कोई मसला नहीं है, H ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ BI H ऑफ रिएक्टेंट्स, ऐसे लिखा होगा वहां पे। ये आई जो है ना, ये जो है वैरी करेगा, मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, तो ये आपका है यहाँ पे इक्वेशन। आप इस इक्वेशन से डरिए मत, आपको जो मैंने अभी तरीका दिखाया वो वही है, यानी कि ए जो है यहाँ पे AI का मतलब है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, AI का मतलब है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स, एंड BI इसलिए मैंने लिखा बिकॉज रिएक्टेंट्स एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो I का वैल्यू जो है वो वेरी करेगा। जैसे मैंने अभी लिया, मीथेन एक रिएक्टेंट था, ऑक्सीजन दूसरा रिएक्टेंट था, तो I का वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंगली, और A रिप्रेजेंट करेगा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, सॉरी प्रोडक्ट, और B करेगा रिप्रेजेंट स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक, where AI represents the stoichiometric coefficient of प्रोडक्ट्स क्यों लिखा, बिकॉज एक से ज्यादा हो सकते इसलिए आई सब्स्टिट्यूट किया, और BI जो है वो रिप्रेजेंट करेगा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट
ऑफ रिएक्टेंट्स। कहने का मतलब यही है दैट आपको टोटल चेंज इन द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, समझो इसको, चेंज इन द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहो या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन चेंज कहो, वन एंड द सेम थिंग, या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन सीधे कहो, ठीक है ना, वो होता है बराबर टोटल एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। टोटल का मतलब है प्रोडक्ट ज्यादा भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा, रिएक्टेंट्स एक से ज्यादा भी, इसीलिए हमने समेशन टर्म यहां पे इस्तेमाल की। तो इस चीज से आप घबराना नहीं। सो टोटल चेंज इन द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन यू हैव टू कैलकुलेट इज इक्वल to the total enthalpy of products minus total enthalpy of reactants। तो बताइए ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये टर्म यहां पे रिप्रेजेंट क्या करती है, टोटल, शाबाश, एंथैल्पी, टोटल एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स, ओके, प्रोडक्ट्स। और ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ये पार्ट, टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। प्यारे बच्चों, तो ये इक्वेशन जो मैंने आपको दे दी, ये वाली, ये एक ही है, ये हमेशा आप याद रखेंगे। चेंज इन द एंथैल्पी फॉर अ रिएक्शन, बट विच रिएक्शन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आप देखेंगे तो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स करेंगे माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स करेंगे। यहां तक समझ आया, यहां तक समझ आया। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात सर, ये चेंज इन द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो आपने डेल्टा आर एच कहा, ठीक है, हम देखेंगे एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स क्या है और एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स क्या है। ओके, हो गया। क्या ये सर कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा? हाँ, ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स ऑन विच डेल्टा आर एच डिपेंड्स। मैं यहां पे लिखता हूं किन फैक्टर्स पे डेल्टा आर एच डिपेंड करता है। द फैक्टर्स ऑन विच डेल्टा आर एच डिपेंड्स क्या है? देखिए, नंबर वन, इट डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल, it depends upon the physical state of reactants and products। इस बात को हमेशा याद रखें। मतलब क्या है, इस पॉइंट को यहीं पे क्लियर करते हैं। मतलब अगर एक रिएक्शन हो रहा है, समझो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, आपको से सॉलिड है और ये गैसियस है, और मान लो इसने बनाया कार्बन डाइऑक्साइड लेकिन गैस। और दूसरी रिएक्शन आपने ऐसे की, मान लो आप कहोगे सर कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया लेकिन वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जगह, चलो गैस नहीं लेते, हम ऐसे लेते, एक सेकेंड, बिकॉज गैस का वेपर यूजुअली आप कंफ्यूज हो जाओगे। मान लो ऐसे है H2 प्लस O2, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, लेट सपोज इट गिव्स वाटर दैट इज H2O, लेकिन वेपर फॉर्म में, इसको आप स्टीम कहते हो। हाँ, और दूसरा आप कहोगे H2 गैस प्लस O2 गैस, डिफरेंट सेट ऑफ कंडीशंस में ये देगा H2O बट लिक्विड। अब इंपॉर्टेंट बात समझना है जो मैं कह रहा हूं, दैट डेल्टा आर एच जो है वो डिपेंड करता है अपॉन द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस, फिजिकल स्टेट। मान लो हालांकि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, बट मान लो इसके लिए डेल्टा एच का वैल्यू जो देखा गया है, मान लो वो -20 किलो जूल्स पर मोल है। कैलोरीज में भी हो सकता है, मोल्स में भी हो सकता है। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, फिर से समझना। आप में से कोई बोलेगा सर बुक पे तो कुछ दिया नहीं है, वहां पे तो ये वैल्यू है नहीं, तो ये वैल्यू नहीं है, बिकॉज इंसान कितने वैल्यूज याद रख सकता है, ठीक है ना। मैं सपोज कर रहा हूं, ये जो मैंने वैल्यू दिया ना, ये सपोजिशन है, ये सपोज है, लेकिन इसका देखा गया है सपोज 30 है, 30 किलो जूल्स पर मोल। इसका मतलब क्या हुआ, माइनस जब आपने देखा डेल्टा एच माइनस, तो आपको पता चला ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब आप कहोगे सर इस वाले में ज्यादा एनर्जी निकली है, इस वाले में कम निकली है, तो डेल्टा एच क्या है, बेसिकली चेंज इन द एंथैल्पी। आप इसको डेल्टा आर एच भी लिख सकते हो, आप इसको पैरा पे डेल्टा आर एच भी लिख सकते हो। तो व्हाट इज डेल्टा आर एच? चेंज इन द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, वही तो हम पढ़ रहे हैं, चेंज इन द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इसमें कितना आया -20, इसमें कितना आया -30, किसमें ज्यादा निकला है? वो तो इसमें ज्यादा निकला है, यानी कि यहां पे गैस था, यहां पे लिक्विड था, यानी कि फिजिकल स्टेट चेंज हुआ ना, तो इस डेल्टा आर एच का वैल्यू भी चेंज हुआ। अब ये लॉजिकल है, होना भी चाहिए।
अगर आप गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहोगे, ये वाटर वेपर है ना गैस फॉर्म में, स्टीम, अगर आप इसको लिक्विड बनाना चाहो तो आप क्या कर रहे हो, बेसिकली कंडेंसेशन। क्या कर रहे हो आप प्यारे बच्चों, कंडेंसेशन। आपको पता है ना जब कंडेंसेशन होती है ना, तो कंडेंसेशन की वजह से एक्स्ट्रा हीट जो है वो क्या होती है, वो रिलीज हो जाती है। और वही एक्स्ट्रा हीट जो है यहाँ पे मान लो फॉर एग्जाम्पल 10 जूल ज्यादा निकली, इसीलिए इस वाले प्रोसेस में डेल्टा आर एच का वैल्यू ज्यादा होगा। मैं क्या कहना चाहता हूं, दैट डेल्टा आर एच का वैल्यू डिपेंड करता है पहला फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स पे। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट इट डिपेंड्स, सीधे लिखते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन the allotropic, it depends upon the allotropic form of reactants and products। यानी कि अगर आप रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स में डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म लेते हो तो वहां पे भी डेल्टा आर एच का वैल्यू सेम नहीं रहेगा, वो अकॉर्डिंगली चेंज करेगा। जैसे सिंपल एग्जांपल है, मान लो आपने लिया कार्बन, ऑफकोर्स सॉलिड फॉर्म में, लेकिन ये कार्बन है ग्राफाइट। शाबाश, क्या है मेरा प्यारे बच्चों, ग्राफाइट। मान लो आपने इसको क्या किया सर, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको कंबशन करवाया और वहां पे बन गया कार्बन डाइऑक्साइड फॉर एग्जांपल गैस। दूसरा आप कह रहे हो नहीं सर मैंने कार्बन जो लिया ना सॉलिड फॉर्म में, लेकिन वो लिया डायमंड। डायमंड भी कार्बन ही होता है। दीज आर द टू एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन, ये तो पता ही है ना, 10th में पढ़ा होगा। और मान लो आपने इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा के फॉर एग्जांपल यहां पे भी क्या बनेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही। मान लो इस वाले केस में जो डेल्टा आर एच जो है मैं लिखूंगा उसको डेल्टा आर एच वन, जो भी वैल्यू है, और इसके केस में जो डेल्टा आर एच का वैल्यू जो है मैं उसको लिखूंगा डेल्टा आर एच टू। तो सिंस द एलोट्रोप्स आर डिफरेंट, देयरफॉर यहां पे जो वैल्यू होगा ना दोनों का वो सेम नहीं होगा। तो यहां पे याद रखेंगे डेल्टा आर एच वन will never be equivalent to delta RH2। What does it mean? That means change in the enthalpy of a reaction for the two processes will not be same because there are two different allotropes। इसका मतलब ये हुआ that delta RH का value allotropic form of reactants and products पे भी डिपेंड करता है। यहां तक समझ आ गया, ठीक है ना। तीसरी कंडीशन देखो, तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरा फैक्टर जिस पे डेल्टा RH का वैल्यू डिपेंड करता है वो क्या है, वो मैं यहां पे लिखता हूं। कुत्ते काफी ज्यादा भौंक रहे हैं, इन्होंने बहुत परेशान कर दिया, मैं बाहर निकला तो इनको सीधे मौत कर दूंगा मैं। एनीवेज वहां पे लेकिन कॉल नहीं है, मैं फिर कॉल में सलातमंड भी करता, बट एनीवेज एक जोक था, ठीक है, हंसना नहीं। तीसरा फैक्टर जिसपे डेल्टा आर एच वैल्यू डिपेंड करेगा वो क्या है, वो डिपेंड करेगा अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सॉल्वेंट क्या है, यानी कि सॉल्यूशन बनाने के लिए आप जो सॉल्वेंट का इस्तेमाल करते हो तो उस टाइम डेल्टा आर एच कितना होगा वो भी वेरी करेगा। मान लो आपने किसी केस में वाटर, किसी सॉल्यूशन को बनाने में वाटर का इस्तेमाल किया सॉल्वेंट, ठीक है ना, तो उस टाइम डेल्टा आर एच का वैल्यू जो होगा लेट्स सपोज कुछ होगा। आपने दूसरे केस में इथेनॉल का इस्तेमाल किया, अल्कोहल का इस्तेमाल किया, सॉल्वेंट आपने चेंज किया, आप देखोगे क्या एंथैल्पी चेंज बिल्कुल सेम होगा, नहीं, ये डिपेंड करता है आपने सॉल्वेंट क्या लिया। या मान लो आपने कभी कभार ड्राई कंडीशंस में किया, ठीक है ना, तो उस टाइम डेल्टा आर एच का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, वो सेम होगा, नहीं। यानी कि ये सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। जब आप एक सोल्यूशन बनाते हो तो उस टाइम आप सॉल्वेंट कौन सा इस्तेमाल करते हो, और फिर जब वहां पे आप चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालते हो वो इस पे भी डिपेंड करेगा कि आपका सॉल्वेंट कैसा है। प्यारे बच्चों ये समझ आया। और द लास्ट पॉइंट जो है इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आई मीन इसमें तो कोई शक है नहीं, ये चीजें तो आपको पता होगी। और फोर्थ कंडीशन जो है द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट मींस इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी कि आप किस टेम्परेचर और किस प्रेशर पे रिएक्शन करवा रहे हो उस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज होगा वो सेम नहीं हो सकता। जैसे मान लो कोई पर्टिकुलर रिएक्शन आप में से कोई स्टूडेंट कर रहा है एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर फॉर एग्जांपल। कोई बोलेगा नहीं सर मैं यही रिएक्शन करूंगा लेकिन मैं 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे करूंगा और मैं थोड़ा प्रेशर बढ़ाऊंगा, मान लो मैं 1 एटमॉस्फेयर के बजाय 2 एटमॉस्फेयर लूंगा। तो सिंस आप टेम्परेचर एंड प्रेशर चेंज कर रहे हो डेल्टा आर एच का वैल्यू डेफिनेटली सेम नहीं होगा। मतलब
आपने एक रिएक्शन को करने के लिए जो है टेम्परेचर जो है T1 लिया, और मान लो वहां पे प्रेशर जो है P1 लिया, और मान लो वहां पे जो चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो डेल्टा RH1 आया, और आपने क्या किया, आपने टेम्परेचर को चेंज किया मान लो T2, और प्रेशर को चेंज किया फ्रॉम P2, वेयर ईदर दे कैन बी लेस देन द प्रीवियस वैल्यूज और दे कैन बी ग्रेटर। वहां पे जो आपका चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हुआ, लेट अस सपोज वो डेल्टा RH2 आया, जाहिर सी बात है ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। याद रखिए उस टाइम डेल्टा RH1 कभी भी डेल्टा RH2 के बराबर नहीं हो सकता। व्हाट डज इट इंडिकेट? इट मीन्स दैट चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डज डिपेंड अपॉन द कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिए। सर क्या, कौन सी बात? वो बात ये है, मैं यहां पे नोट डाल देता हूं, यहां पे नोट डाल देता हूं, इंपॉर्टेंट नोट डाल देता हूं। क्या? अगर आपने इफ टेम्परेचर आपने रखा 298 केल्विन, ये पता है कितना होता है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि जो टेम्परेचर आपने कहा था सर ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा, प्रेशर पे भी डिपेंड करेगा। आप में से कोई स्टूडेंट किसी टेम्परेचर और किसी प्रेशर पे रिएक्शन करवाएगा, दूसरा अपनी मर्जी से करवाएगा, तो फिर तो चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन यानी कि डेल्टा RH के वैल्यूज तो डिफरेंट निकलेंगे। तो ये एम्बिग्यूटी हटाने के लिए क्या कहा गया, दैट अगर हम टेम्परेचर को स्टैंडर्ड कर देंगे 298 केल्विन, दैट इज रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और मान लो अगर आपने प्रेशर जो लिया वो 1 बार लिया, 1 बार लिया, कुछ बुक्स में 1 एटमॉस्फेयर भी दिया, तो आप टेंशन नहीं लेना, बिकॉज एक बार और एक एटमॉस्फेयर में ज्यादा फर्क नहीं है। पता है ना, एक बार जो होता है ना, एक बार वो होता है बराबर 0.98 एटमॉस्फेयर में, तो ज्यादा फर्क नहीं है, तो इसलिए कभी कभार वो सेम ले लेते हैं, ठीक है ना। और अगर आपने कोई एक्वस सोल्यूशन लिया, मतलब आपने कोई सोल्यूशन बनाया एक्वस फॉर्म में, ठीक है ना, उसमें जो उस सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन थी वो थी 1 मोलर, मतलब आपने साल्ट डाला या शुगर डाला पानी में, कितना डाला? 1 मोलर। 1 मोलर का क्या मतलब होता है? 1 मोलर सोल्यूशन का मतलब होता है 1 मोल 1 लीटर में, उसी को कहते हैं 1 मोलर। तो इन कंडीशंस को प्यारे बच्चों माना जाता है, इन कंडीशंस को माना जाता है स्टैंडर्ड कंडीशंस। इन कंडीशंस को क्या माना जाता है? स्टैंडर्ड कंडीशंस। अगर आप एक रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज निकाल रहे हो, सुनो 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 फिर से सुनो, अगर आप एक रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज निकाल रहे हो, मगर किन कंडीशंस में? स्टैंडर्ड कंडीशंस में। यानी कि प्यारे बच्चों अगर आप डेल्टा RH का वैल्यू निकाल रहे हो अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, तो उस टाइम डेल्टा RH को रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा RH, और ऊपर ऐसे नॉट लिखा जाता है जीरो जैसा। तो इस टर्म को वहां पे कहते हैं स्टैंडर्ड, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशंस में लिया, बिल्कुल और कुछ नहीं है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, तब उस टर्म को कहते हैं। कहा क्या मैंने? यानी कि चेंज इन द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा टेम्परेचर और प्रेशर पे भी, जो आप अपने हिसाब से वैरी कर सकते हो, फिर डिफरेंट वैल्यूज आएंगे। लेकिन अगर हम इन्हीं कंडीशंस को स्टैंडर्ड करते, टेम्परेचर भी फिक्स रखेंगे, प्रेशर भी फिक्स रखेंगे, और अगर एक्वस सॉल्यूशन है उसमें उस सब्सटेंस की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर फिक्स कर देंगे, उन कंडीशंस को स्टैंडर्ड कंडीशंस कहा जाता है। और अगर आप एक रिएक्शन के लिए चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हो अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, उसको हम कहते हैं उस टाइम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, स्टैंडर्ड चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन रादर, और उसको हम कर सकते हैं रिप्रेजेंट डेल्टा RH। जहां पे भी आप देखोगे एंथैल्पी पे ऐसे नॉट लगा है, तो आप समझ लेना ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, यानी कि चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दैट इज अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। अब इसके बारे में पॉइंट सुनो, स्टैंडर्ड कंडीशंस डेल्टा RH के बारे में सुनो, हमेशा के लिए याद रखना। देखिए रूल्स क्या बनाए गए, रूल क्या लिया गया, किसके लिए? डेल्टा RH स्टैंडर्ड के लिए। लेकिन फॉर नेचुरली, यानी कि नेचुरली का मतलब क्या होता है? फ्रीली एग्जिस्टिंग
freely existing substances. For naturally freely existing substance डेल्टा आर एच नॉट लिया जाता है 0. ये स्टैंडर्ड चूज किया गया है, इस बात को हमेशा याद रखना, बोलना नहीं. मतलब क्या होता है, देखो क्या मतलब होता है. यानी कि अगर आप एक प्रोसेस के लिए चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अंडर दीज कंडीशंस निकालते हो, उसको कहते हैं स्टैंडर्ड चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. और स्टैंडर्ड चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का वैल्यू उन सबस्टेंस के लिए जो कि नेचुरली फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आप कहोगे बताओ डेल्टा आर एच स्टैंडर्ड फॉर हाइड्रोजन क्या होगा. हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन फ्रीली एग्जिस्ट करता है ना H2 फॉर्म में, वो होगा प्यारे बच्चों 0. अगर मैं कहूंगा बताओ डेल्टा आर एच स्टैंडर्ड फॉर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या होगा, ये तो फ्रीली एग्जिस्ट करता है नेचर में, इसके लिए हमेशा आप 0 लेंगे. इस बात को समझिए, कंफ्यूज नहीं होना, ये आप याद ही रख लीजिए. मैं कहूंगा बताओ डेल्टा आर एच स्टैंडर्ड फॉर नाइट्रोजन गैस क्या होगा, ये हमेशा आप लेंगे 0. मैं कहूंगा बताओ डेल्टा आर एच स्टैंडर्ड फॉर क्लोरीन अगर कहीं पे लिखा होगा तो इसको आप 0 लेना. मैं कहूंगा डेल्टा आर एच स्टैंडर्ड अगर आपको सल्फर के लिए यानी कि S8 क्या होगा, इसको कहते हैं 0. लेकिन ये कौन है, ये आर्थोरोम्बिक है, आर्थोरोम्बिक सल्फर कहते हैं उसको, आर्थोरोम्बिक सल्फर कहते हैं. इसी तरीके से डेल्टा आर एच स्टैंडर्ड फॉर फॉस्फोरस था P4, वो लिया जाता है 0. बात समझ आ रही है. लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, अगर आपको यहाँ पे नोट डाल देता हूं मैं, अगर डेल्टा आर एच स्टैंडर्ड फॉर कार्बन था, अगर डेल्टा आर एच स्टैंडर्ड कार्बन था लेकिन कौन सा कार्बन का फॉर्म, ग्राफाइट अगर था, तो वो लिया जाता है स्टैंडर्ड 0. लेकिन अगर डेल्टा आर एच स्टैंडर्ड कार्बन का ही था लेकिन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड, तो प्यारे बच्चों वो 0 नहीं लिया जाता. तो इस बात को समझिए, इस बात को ध्यान में रखिए. तो ये जो मैंने आपको आज लेक्चर नंबर 14 में डिस्कस किया, मैंने आपको बताया कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है या चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है. चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ये होता है कि जब भी आप एक रिएक्शन करते हो उस टाइम जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं तो एंथैल्पी में कितना चेंज आता है. इसीलिए हम चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स. जो मैंने आपको कहा दैट डेल्टा आर एच जो हम रिएक्शन के लिए निकालते हैं वो होता है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स, टोटल एंथैल्पी माइनस टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स. लेकिन उसके लिए आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पता होनी चाहिए. और उसके बाद मैंने आपको समझाया कि चेंज इन एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा. तो वो मैंने कहा एक तो डिपेंड करता है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, दूसरा डिपेंड करता है जैसे अलोट्रॉपिक फॉर्म कैसा है, तीसरा डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट क्या है, और चौथा डिपेंड करता है अपॉन कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो फिर मैंने कहा अगर हम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ये रखेंगे जिनको हम स्टैंडर्ड कंडीशंस माने जाते हैं, और 1 मोलर जो है सबस्टेंस की कॉन्सेंट्रेशन होगी एक्वस फेज में, तो अगर आप उन कंडीशंस में चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा आर एच निकालते हो तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा आर एच नॉट, जिसको स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन कहते हैं. और स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फ्रीली एग्जिस्टिंग सबस्टेंसेस के लिए हमेशा हमेशा जो नेचुरली ऑकरिंग हो, ये बात समझना, जो नेचुरल नेचर में यूजुअली एग्जिस्ट करते हो, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, जैसे ब्रोमीन है, अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा डेल्टा आर एच ऑफ Br2 अगर ऐसा है, ठीक है ना, तो वो भी 0 होगा. तो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी. और वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच इज पॉजिटिव एंड फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच इज नेगेटिव. तो प्यारे बच्चों यहां तक हम अपना वीडियो लेक्चर स्टॉप करते हैं, लेक्चर नंबर 14, जिसमें मैंने आपको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन समझाया, रादर चेंज इन द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन समझाया, डेल्टा आर एच. बिकॉज मैंने आपको पहले ही कहा ना, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन एचआर एक्चुअली, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, बट व्हाट वी आर कंसर्न about delta RH. I am not concerned in the exact value of RH, but rather I am concerned in the exact value of delta RH. तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जिसको चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहते हैं, और वो किसके बराबर होता है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स. तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट विल बी अबाउट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें क्वेश्चन आते हैं, इस पर तो ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं बट पता होना चाहिए. नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा दैट विल बी अबाउट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे HF, सीधे एंथैल्पी ऑफ
वहां पे भी फिर हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड नहीं होंगे बल्कि इसकी चेंज में होंगे, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं डेल्टा एफ एच, चेंज इन द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और वही अगर आप किन कंडीशंस में करोगे, स्टैंडर्ड कंडीशंस में करोगे, तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो में आपका हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो बने रहे मेरे साथ, इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 15 में वी आर गोइंग टू डिस्कस द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन and standard enthalpy of formation, and then we are going to move ahead slowly and easily inshallah। तो तब तक अपना ख्याल रखिए और मेरे लिए दुआ कीजिए, अगर जितना मैं अच्छा फील करूँगा, अच्छा रहूँगा, उतना मैं आपको बेनिफिट दे सकता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं सर 12th ये करो अपलोड, वो करो अपलोड, तो जितना हो पा रहा है मेरे से तो मैं कर रहा हूँ। मैं ऑनेस्टली कहूँगा, आई स्वेयर अपॉन अल्लाह, मैं दिन भर रूम में बैठा रहता हूँ, आपके लिए लेक्चर्स बनाता हूँ, फिर अपलोड करता हूँ 2G स्पीड पे। आपको पता है कितनी प्रॉब्लम हो रही है। एंड एज ऑफ नाउ इन दिस लॉकडाउन फेज आई डोंट इवन एन्जॉय माई सेल्फ, मतलब मैं बिल्कुल भी खुद को एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि आपके एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं, अगर आप फ़ायदे में रहोगे तो शायद वो मेरे लिए सबसे खुशी की बात होगी। तो चलिए ठीक है, ऐसे मुझे ये नहीं बताना था आपको। फिर भी डू प्रे फॉर मी, डू प्रे फॉर माई गुड हेल्थ, और अपनी दुआओं में याद रखो। अल्लाह आपको सलामत रखे, हमें भी रखे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन फी अमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।